नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आज सबके सामने हैं। ये परिणाम बहुत सारा संदेश और संकेत राजनीतिक दलों के लिए भी दे गए, तो मतदाताओं के लिए बहुत कुछ कहे गए। मतदाताओं ने जिन दलों को अंगीकार किया और जिन्हें खारिज किया, वो दल भी इस बात को सोचने पर मजबूर होंगे या सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों हुआ। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर आ गया, यानी बुलडोजर वाले बाबा फिर सत्ता में हैं, योगी आदित्यनाथ। पंजाब में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया। 92 सीटें जीतकर सभी दलों के परकच्चे उड़ा दिए, जो दल वर्षों से जमे जमाए थे। बहुत सारे राजनीतिक समीक्षक ये कह रहे थे कि इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश को छोड़कर कम से कम 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुशल रणनीति, जबरदस्त चुनाव प्रबंधन और कार्यकर्ता के जरिए नीचे तक, ग्रास रूट लेवल तक संदेश पहुंचाने की कला, क्षमता के कारण पंजाब को छोड़कर 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने भारी कामयाबी हासिल की। कामयाबी का सेहरा नेतृत्व, कार्यकर्ता और नेताओं के सिर बांधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात बड़ी पते की कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो लोग, जो बड़े महापंडित, ज्ञानी, विज्ञानी ये कह रहे थे कि 2017 में ये बात कह रहे थे कि भाई जो 19 में नरेंद्र मोदी आ गए हैं, वो तो 17 में ही तय हो गया था। तो उन्होंने आज 22 में फिर चुटकी लेने के अंदाज में कहा कि अब 22 ने भी तय कर दिया है कि यूपी में क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री ने एक संदेश और संकेत देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश ने जाति, कुनबे, परिवार, इनकी राजनीति को नकार दिया है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से लेकर कोरोना तक विपक्ष को आड़े हाथ लिया, जमकर धोया। आज इस मौके पर वो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय कार्यालय है दिल्ली में, उसमें कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित कर रहे थे। अगर यूं कहा जाए लब्बो लबाब में, तो प्रधानमंत्री ने 22 की जीत के जश्न के सहारे आज से ही 24 का ऐलान कर दिया। कल वो गुजरात जा रहे हैं, जहां 2023 में विधानसभा चुनाव है और कई राज्यों में इसी साल नवंबर हिमाचल समेत 2 राज्यों में चुनाव है। तो भाजपा इस तरह तैयारी करती है। दूसरा पहलू जो मंथन में आज हमने शामिल किया, या कोई यूं कहें कि इसी बात पर आज मंथन में सर्वाधिक हमने जोर दिया कि इस जनादेश में एक बात बहुत जबरदस्त, या यूं कहें कि बड़ी अचंभा करने वाली दिखी कि बहुत सारे दिग्गज चुनाव हार गए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री समेत मुख्यमंत्री के चेहरे, यानी 3 नेता, कर्नल अजय कोठियाल और हरीश रावत भी चुनाव हार गए। ये दोनों में मुख्यमंत्री के चेहरे थे। और पुष्कर सिंह धामी लगभग 7,000 वोटों से चुनाव हार गए, जबकि उनकी पार्टी जबरदस्त प्रचंड बहुमत लेकर उत्तराखंड की सत्ता में आई। वो भी इतिहास रचा। लगातार दूसरी बार कोई पार्टी उत्तराखंड में है तो भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। और इसी तरह महंत महाराज योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास लिख दिया। ये शायद आज़ादी के बाद, बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, जिसमें कोई अब संदेह नहीं बचा है, लेकिन फिर भी जब तक वो शपथ नहीं ले लेते तो ये बात बहुत हम खम ठोक कर नहीं करें, लेकिन वो अगर शपथ लेते हैं तो वो भी एक इतिहास होगा कि कोई मुख्यमंत्री लगातार बैक टू बैक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना नहीं। कम से कम 30-32 साल से तो हम मुतमईन हैं। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने एक इतिहास रचा और पंजाब ने वहाँ के सारे दिग्गजों को धूल चटा दी और आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में वहां निकल कर आई। पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चन्नी दोनों
विधानसभा से चुनाव हार गए, नवजोत सिद्धू चौथे नंबर पर चले गए, विक्रम मजीठिया चुनाव हार गए, और पंजाब की राजनीति के पितामह प्रकाश सिंह बादल भी चुनाव हार गए। मंथन में आज बात इसी पर, क्यों हारे दिग्गज। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 2017 तक हिंदुत्व का चेहरा संगीत सोम सरधना मेरठ की सरधना सीट से चुनाव हार गए बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में। इनके साथी और एक ही साथ ये दोनों, इन पर रासुका लगी थी मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, वे जेल गए थे। वर्तमान सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा शामली की थाना भवन सीट से चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तमकुही राज से चुनाव हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी गठबंधन में गए थे और कहा था कि मैं इस सरकार की और योगी आदित्यनाथ की ईंट से ईंट बजा देंगे। मुझे अच्छी तरह याद है उनकी किटकिटाहट जब वो पहली बार एक सभा को संबोधित कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने के बाद, वो भी चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जिनके खिलाफ बहुत सारे प्रदर्शन हुए और बेसिक शिक्षा में भर्तियों को लेकर, आरक्षण को लेकर शिक्षा मित्र और शिक्षकों ने खूब लाठियां खाई और उन्हें अपमानित भी होना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी भी चुनाव हार गए। माता प्रसाद पांडे ने उन्हें चुनाव हरा दिया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कई दिग्गज और चुनाव हारे, कई मंत्री भी चुनाव हारे। रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी सिंह फतेहपुर से चुनाव हार गए, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। अगर मंत्री जीते भी तो हारे भी। केशव प्रसाद मौर्य, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पल्लवी पटेल से पीछे चल रहे थे सिराथू सीट पर, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम, और वहां कसमकस चल रही है। 1-2 राउंड पुलिस के लाठीचार्ज भी हो चुका है, कार्यकर्ता पथराव भी कर चुके हैं, काफी बवाल वहां चल रहा है। अब हम ये कह नहीं सकते कि यहां कौन जीतेगा। मुकाबला बड़ा कांटे का चल रहा था, यानी जो कहा जा रहा था कि किस तरीके से केशव बड़ी आसानी से एक लंबी जीत जीतेंगे, वो चुनाव में फंस गए। और शुरुआती थोड़ी देर को छोड़ दें आप तो लगातार पूरे दिन वो पीछे चले हैं। परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बड़ा कांटे के मुकाबले में केशव मौर्य फंसे रहे। पंजाब की बात करते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हार गए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार गए। वहाँ बहुत सारे लोग, विक्रम मजीठिया, जैसा हमने कहा कि प्रकाश सिंह बादल पंजाब की राजनीति के पुरोधा, अकाली दल के संरक्षक, संस्थापक, चुनाव हार गए। उत्तराखंड के सभी सीएम चेहरे चुनाव हार गए। हमने आपको बताया कि पुष्कर धामी मौजूदा मुख्यमंत्री, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री और अजय कोठियाल चुनाव हार गए। कुल मिलाकर बहुत सारे अभी जब तक कल तक बहुत सारी नतीजे परिणाम आएंगे, उन पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग चुनाव हार गए। हरीश रावत ने जनता का जनादेश सर माथे पर लेते हुए कहा कि हमें जनता ने विपक्ष में बैठने का निर्देश दिया है। बड़े हुए मैंडेट उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीतने में थोड़े कम रह गए। अगर लोगों ने विपक्ष के रूप में हमको अपनी भूमिका अदा करने का जो आदेश दिया है, एक बड़े हुए मैंडेट के साथ दिया है, हम उसको पूरे प्राणपण से, पूरी निष्ठा से निभाएंगे। और मैं सभी अपने नवनिर्वाचित विधायक गणों को, जिसमें कांग्रेस के विधायक गण हमारे सम्मिलित हैं, उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और कुछ लोग पहली बार अपनी विधायी पारी खेल रहे हैं, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनको मैं बहुत प्यार और आशीर्वाद देता हूं कि वो एक सफल विधायक सिद्ध हों और जनता के विश्वास को कायम रखने में सफल रहें। हमें पूरा विश्वास था कि लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। कहाँ क्या कमी हमारे प्रयासों में रह गई, मैं उसको कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई, उसको मैं स्वीकार करता हूं। और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, क्योंकि मेरी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, तो मैं जो हार हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं।
प्रचार चुनाव प्रचार अभियान समिति के चेयरमैन के रूप में हरीश रावत ने इसकी जो पूरी भयानक हार हुई उत्तराखंड में कांग्रेस की, और वो खुद भी चुनाव लाल कुआं से हार गए, इसकी उन्होंने नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने कहा कि भाई जो जनादेश मिला है उस पर हम कायम रहेंगे, पालन करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह फूले नहीं समा रहे थे, उन्हें देख रहे थे, वो आज ही होली खेले डाल रहे थे। बीजेपी के सभी नेताओं ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जितने भी नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष, दोनों उप मुख्यमंत्री, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन है, तमाम नेतागण आज होली खेलते नजर आए। वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर धुआंधार होली खेलते हैं। मौर्य जी मुख्यमंत्री को भी गुलाल लगा रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी की जीत और बहुजन समाज पार्टी की हार पर भी टिप्पणी की। जात को, वंशवाद को लोगों ने नकारा है और एक सक्षम नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया है, जो हमें लगता है कि वास्तव में आगे भी जनता जनार्दन की सेवा करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा और कुल मिलाकर सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि बसपा और कांग्रेस तो बिल्कुल साथ। वास्तव में एक कल्पना नहीं थी बसपा की इतना पीछे जाएगी। हम लोगों को अंदाज था कि बसपा अच्छा लड़ेगी, लेकिन अब समीक्षा करना चाहिए बहन जी को क्यों ऐसा स्थिति हुआ, क्योंकि बसपा को इतना नीचे जाना नहीं चाहिए था। और जो समीकरण बना, हमें लगता है सपा ने बहुत व्यवस्थित और चालाकी से चुनाव लड़ा। सपा को भी जो रुझान देख रहा हूं, अखिलेश यादव 5 साल नहीं दिखाई दिए, कुछ किए भी नहीं, लेकिन अब चुनाव के बाद मेरा यही निवेदन रहेगा सभी से कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में अब दोनों मिलकर जनता की सेवा करना चाहिए। अपनी जीत के कारण तो उन्होंने बताया कि जनता ने परिवारवाद को नकार दिया, जातिवाद को नकार दिया, बहुत सारी बातें स्वतंत्र भाई ने कही, लेकिन एक बड़ा महीन सा संदेश वो दे गए कि भाई इतनी उम्मीद नहीं थी कि बहन जी की पार्टी 1 सीट पर सिमट जाएगी। हम भी नहीं मान रहे थे भाई, हम भी मान रहे थे कि पिछली बार 19 थी तो इसी के आसपास रहेंगी, लेकिन 1 सीट और कांग्रेस की 2 सीट उत्तर प्रदेश में 7 से वो 2 पर आ गए, 19 से 1 पर आ गई। ये पता नहीं क्या करिश्मा हुआ। ये इसी सारे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और इस 2 महीने के लगातार चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव में हमारे कार्यक्रम मंथन में बहुत ज़्यादा समय देने वाले, सहयोग देने वाले हमें बिलाल सब्जवारी साहब जुड़ गए। बिलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिलाल साहब, आज जब हम लोग मिल रहे हैं तो ये 2 महीने का एक लंबा चुनाव प्रचार देखा हमने, आपने, आप बहुत तमाम जगह घूमे, हम भी जहाँ तक जा सकते थे गए, तमाम अनुमान, तमाम चीज़ें मंथन में लगातार आप सहयोग देते रहे। के न्यूज़ के दर्शकों की तरफ से, के न्यूज़ के परिवार की तरफ से आपको बहुत आभार, आपका बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे चैनल को और हमें बड़ा सहयोग दिया। बहुत धन्यवाद बिलाल साहब आपका। अब हम लोग बात करते हैं बिलाल साहब, जैसा कि आपने सुना ही होगा, जो हम भी चर्चा भी कर रहे थे, बातचीत हम कर रहे थे, हो सकता है उस वक्त आप जुड़े भी हों। 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए वो तो अपनी जगह हैं ही कि भाई 4 राज्यों में बीजेपी, 3 राज्यों में बिल्कुल क्लियर है, 1 राज्य में मणिपुर में भी वो मुझे लगता है कि बना ही लेगी सरकार। उत्तराखंड और यूपी का भी जो आपने देखा कि यहाँ भी इतिहास रच दिया गया, दूसरी बार लगातार सरकार आ गई है। तो एक तो पहली और संक्षिप्त टिप्पणी इस पर कि भाई इस जीत के क्या मायने हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई 17 में बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा था कि यह तो 17 की जीत थी इसलिए 19 में परिणित हो गई, जब 19 में वो जीते थे। तो अब वो क्या कहेंगे कि क्या 22 में जो जीत है वो 24 में इसकी परिणति भी यही होगी। प्रधानमंत्री ने संकेत और संदेश दे दिया, इशारों में बात करते हैं। उन्होंने आज विपक्ष को बहुत फटकारा, उनकी जैसा उनकी अदा है आज, चूँकि जीत उनका सेहरा उनके सिर पर है, तो जो भी कुछ कहेंगे वही सूत्र वाक्य होगा, वही वेद और पुराण होगा। बिलाल साहब। दुर्गेंद्र जी, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके कार्यकर्ताओं को इस भव्य जीत के लिए बधाई देना चाहता हूँ। जिस मुस्तैदी के साथ, जिस स्ट्रैटेजी के साथ, जितने पैशन के साथ उन लोगों ने चुनाव लड़ा, वो साबित करता है कि भारत के अंदर जो राजनीति के प्रति
कमिटमेंट होना चाहिए किसी पार्टी का, या उसके प्रति जो पैशन होना चाहिए, उसका स्तर जब तक आप भारतीय जनता पार्टी के लेवल पर नहीं लाएंगे, तब तक आप भारतीय जनता पार्टी को डिफीट नहीं दे सकते। और इन 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यकीनन पूरे देश के अंदर एक संदेश देने में कामयाब रही है कि राजनीति को जिस अंदाज से भारतीय जनता पार्टी ने नए सूत्र में पिरोया है, या जिसकी नई व्याख्या की है, या कहिए एक नया दृष्टिकोण दिया है, वो एक उभरता हुआ दृष्टिकोण है जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और साथ ही साथ विकास के मॉडल को सम्मिलित करते हुए जो एक दिशा देने की कोशिश की है, और उस पर उनकी जो विनेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी है, या कहिए विनेबिलिटी की जो मात्रा है, वो ये साबित करती है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कि यकीनन इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चैलेंज नहीं है। स्ट्रैटेजी के मास्टर हैं, और जिस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर वेरिएशन लाते हैं, स्पिन लाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और जिस तरह से मुद्दों को ग्राउंड पर उतारने की जो व्यवस्था है, उसके प्रति जो कमिटमेंट है, वो वाकई में बधाई के पात्र है। लेकिन देखिए, राजनीति में ऐसे समय आते हैं, ऐसे समय, ये बिल्कुल ऐसी समय है जब इंदिरा गांधी अपने चरम सीमा पर थी और देश के अंदर इंदिरा गांधी की तूती बोला करती थी। आज उसी राजनीतिक युग में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को लाके खड़ा कर दिया है, जहां ऐसा नहीं लगता कि उनका कोई सानी है या उनका कोई विकल्प मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी ने यकीनन अपने रिजल्ट से ये साबित किया है कि भारत, जब तक आप पॉलिटिक्स को बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से, और उसके प्रति जो पैशन है वो नहीं लाएंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीत पाएंगे। ये एक संदेश सीधा सीधा नरेंद्र मोदी के व्याख्यान के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा से साफ प्रतीत होता है। अब रहा सवाल, विपक्ष क्या करेगा? बिलाल साहब, विपक्ष की बात करेंगे। बिलाल साहब, एक इशारा हो रहा है ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं, बहुत जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। Yes! Yes, yes, In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक से जाने से पहले बिलाल साहब ने कहा कि भाई बीजेपी अद्भुत है और उससे लड़ने के लिए उसके लेवल पर आपको सोचना होगा। पैशन की बात बिलाल साहब ने की, और विपक्ष के लिए उनकी तरफ से कुछ सुझाव भी थे। मैं बिलाल साहब से कहूँगा कि वो जरूर अपने बहुमूल्य सुझाव दें। अब ठीक है, कोई माने या ना माने, लेकिन सुझाव तो देना हम पत्रकारों का काम भी है। जी तो दुर्गेंद्र जी, मैं बात कर रहा था, अब रहा विपक्ष का सवाल। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने बताया, अब विपक्ष की बात कर लेते हैं। तो अब देश राष्ट्रीय स्तर पर, या कहिए खासतौर से उत्तर प्रदेश, जहां से ये देश की राजनीति का रास्ता होकर गुजरता है, उस उत्तर प्रदेश में विपक्ष के जो मुख्य हार का कारण वो क्या रहा? देखिए, सामाजिक आर्थिक लाभ एक अपनी जगह है, आर्थिक नीतियां
या कहिए कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये अपनी जगह है भारतीय जनता पार्टी का। इस सबके बावजूद में जो सबसे बड़ा राजनीतिक कोण जो नजर आता है इसमें, वो बसपा बहुजन समाज पार्टी की इनएफिशिएंसी और बहुजन समाज पार्टी का इनकैपेबिलिटी इस चुनाव के अंदर। आपको याद होगा, आपने ये भी कहा था कि अगर मायावती को लगेगा कि अखिलेश यादव काफी बढ़त बना रहे हैं तो वो कुछ कर सकती हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी अपने अस्तित्व के लिए वो कर सकती, लेकिन यहां तो उनका अस्तित्व भी मिट गया है। मैंने ये कहा था कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग की बात कही थी मैंने। जी। और साथ ही साथ मैंने मायावती की जो राजनीतिक शैली है उस पर टिप्पणी करते हुए चौथे चरण के अंदर ये कहा था आपके कार्यक्रम में। बिलाल साहब, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, रोक रहा हूं आपको, माफी के साथ में रोक रहा हूं, बहुत बड़ी खबर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खबर। मंथन में जिसकी हम बात अभी कर रहे थे कि भाई यहां मौर्य चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, वो फंस गए हैं। तो अब अमर उजाला की जो खबर आ रही है, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पत्रकारों को जहां जो मतगणना केंद्र है कौशाम्बी का, उससे बहुत दूर लठियाकर भगा दिया है पुलिस ने। लेकिन अब जो खबर आ रही है, अमर उजाला ने थोड़ी देर पहले अपनी वेबसाइट पर यह खबर अपडेट कर दी है कि लगभग 6,500 के आसपास वोटों से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खबर है। सपा और अपना दल कमेरावादी गठबंधन की उम्मीदवार और सोनेलाल पटेल की बेटी, बड़ी बेटी, छोटी बेटी अनुप्रिया पटेल हैं, जो सांसद हैं मिर्जापुर से और मंत्री भी हैं और भाजपा के साथ हैं। पल्लवी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के बड़ा विकेट गिरा दिया है, बहुत बड़ा विकेट गिरा दिया है। और जितना कष्ट पीड़ा भारतीय जनता पार्टी को पल्लवी पटेल ने दी है, शायद अखिलेश यादव भी नहीं दे पाए। बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की, आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नतीजों की मैं कह सकता हूं ये सबसे बड़ी हार है। सत्ता पक्ष की तरफ से ये सबसे बड़ी हार कही जाए। कई मंत्री और हारे, कई नेता हारे, कई विधायक हारे, कई उम्मीदवार हारे, लेकिन ये सबसे बड़ी हार मानी जा सकती है और इसका दर्द भी सबसे बड़ी हार की ओर हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि जब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे तो केशव प्रसाद मौर्य बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे, वो आश्वस्त लग रहे थे कि वो तो जीत ही जाएंगे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का नामांकन कराने जेपी नड्डा साहब गए थे और उस वक्त मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि मौर्य जी ने मंच से कहा था कि भैया अब नामांकन कराने आया हूं, इसके बाद नहीं आऊंगा, चुनाव आपका है। पल्लवी पटेल ने ऐसा क्या खेल कर दिया? बिलाल साहब, टिप्पणी आपकी, त्वरित टिप्पणी तुरंत। देखिए, पल्लवी पटेल लोगों के पास गई, संपर्क साधा, चुनाव के बीच मौजूद रही, बहुत ही आक्रामक शैली में लड़ी। उनकी भाषा के अंदर एक तीव्रता थी, उनकी भाषा में रचनात्मकता थी, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी नजर आ रही थी। उन्होंने वहां के लोकल मुद्दों को एड्रेस किया और साथ ही साथ उन एट्रोसिटीज को भी केशव प्रसाद मौर्य की जो रहते हुए उस क्षेत्र के विकास की बात थी वो उठाई, जिसकी वजह है कि वो आज इस चुनाव को जीतने में कामयाब रहे। बिलाल साहब, ये तो गजब हो गया। मतलब कुल मिलाकर देश का कोई भी पत्रकार ये नहीं कह रहा था मौर्य चुनाव हार जाएंगे। सब लोग कह रहे थे भाई मौर्य, बड़ा लाइटली सब लोग ले रहे थे। हम ही आप एक दो बार शायद कहीं कांटे के मुकाबले की बात की हो कि बड़ी कांटे के मुकाबले वो वहाँ मुकाबला दे रही हैं, और वो कोई बहुत लाइमलाइट में रहने वाली नेता नहीं है, बड़ी छुपी रुस्तम निकली पल्लवी पटेल। अभी 29वें राउंड के बाद जब मतगणना रोक दी गई थी वहाँ पे, और ये कहा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स ने बड़ा हंगामा किया कि भाई रिकाउंटिंग कराई जाए, तो सीआरपीएफ ने पहले भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों को लटियाकर भगाया, करीब 30-40 एजेंट भगाए गए। उसके बाद पल्लवी पटेल बड़ी कॉन्फिडेंस में, हमने उनकी बाइट सुनाई थी, अगर हमारे सहयोगियों के पास हो तो वो उनका जो शारीरिक भाषा है या यूं कहें कि उनका जो अंदाज है वो बड़ा ज़बरदस्त था। अभी हमने देखा था कि किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी कि भाई वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी, मुस्कुरा के कह रही थी। जब पत्रकार कह रहे थे कि भाई अंदर बड़ा हंगामा हो, क्या चल रहा था, वो कह रहे हैं आप जानते हैं हंगामा कौन कर रहे होंगे, तो बड़ी कॉन्फिडेंट थी, बड़े सलाहियत से, बड़ी सहूलियत से, बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि भाई एसडीएम साहब
इस बात की निर्णय लेंगे कि रिकाउंटिंग होगी कि नहीं होगी। मैंने कहा कराना हो तो करा लो। बहुत कॉन्फिडेंट थी। 29वें राउंड में लगभग 6500 से ऊपर की बढ़त बना ली थी उन्होंने, और मुझे लगता है वो बढ़त लगातार रही और अंततः केशव प्रसाद मौर्य को पटकनी दे दी। क्या बाकी जो स्थितियां हैं, बाकी परिस्थितियां जो देखने को मिली, पल्लवी पटेल की एक बाइट आप सुन लीजिए, जीत के बाद वो क्या कह रही हैं। ये पहले वाली बाइट है, अभी जीत के बाद बाइट नहीं आई, वो पहले वाली बाइट है जब वो हम कह रहे थे बड़ी कॉन्फिडेंट है वो। कुछ नहीं है तो उसमें एसडीएम अपना निर्णय देने वाले हैं, बस इसीलिए हम लोग वहाँ शांति। अभी प्रशासन ने क्या कुछ निर्णय लिया है, क्या कहा आई यहाँ? नहीं, मैंने इनसे पूछा कि किस लिए काउंटिंग रुकी हुई है, किस लिए रिजल्ट रुका हुआ है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर लोग रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी रिक्वेस्ट दिए हैं, हम उस पर अपना डिसीजन दे रहे हैं। अगर आपका भी कोई वर्डिक्ट है तो आप लिख के दे सकते हैं। हंगामा हो रहा था अंदर, हंगामा आप तो आप जानते हैं। गड़बड़ी क्या शंका है मैम? वो तो मुझे जिस दिन से मेरा नाम यहाँ आया है। बिलाल साहब, देखा आपने, हंसते मुस्कुराते उसी से मुझे लग गया था कि ये कुछ ऐसा करेंगे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति चौंक जाएगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रेडिक्शन करने वाले चौंक जाएंगे। उसी समय मुझे लगा था, और जब इस शो में मैं आ रहा था तो मैंने अपने सहयोगियों से कहा था कि भैया ध्यान रखना, ये कुछ होने वाला है, या तो नतीजा उल्टेगा। हंगामा बवाल हो चुका था, कई राउंड लाठीचार्ज हो चुका था, ये भी खबर आई कि पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, बड़ा बवाल चल रहा था, लेकिन अंततः पल्लवी पटेल चुनाव जीत गई हैं। बिलाल साहब, बड़े बड़े दिग्गज हार गए। केशव मौर्य को भी हम अलहदा रखे हुए थे कि भाई बच गए हैं, लेकिन बहुत सारे दिग्गज, 3 मुख्यमंत्री के, एक मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, एक मुख्यमंत्री पंजाब का, उत्तराखंड के 2 चेहरे, पंजाब के मुख्यमंत्री के चेहरे प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल, सिद्धू वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य भी ऐसा लग रहा था कि अगर योगी जी कहीं 2-4-10 सीटें पीछे रह गए तो शपथ ले लेंगे। ये क्या हुआ? एकदम जनता को क्या हो गया? ऐसा तो मैंने चुनाव नहीं देखा कभी। बिलाल साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय जो हम लेकर आए थे, हम लोगों ने तमाम अलहदा चर्चा कर ली, तो मैं चाहूँगा कि कुछ संक्षिप्त इस पर आप टिप्पणी करें, लेकिन ये बड़ा चौंकाने वाला रहा और 2022 का चुनाव सबको याद रहेगा। यकीनन दुर्गेंद्र जी, राजनीति में इस तरह की घटनाएं होती हैं। जब आंधी चलती है तो दरख्त गिरते ही नहीं बल्कि जड़ों के साथ उखड़ जाते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंदिरा गांधी भी, जो एक स्टेटमेंट्स की भूमिका में थी और इमरजेंसी के बाद वो भी चुनाव हार गई थी, उनका बेटे भी, संजय गांधी भी चुनाव हार गए थे और कांग्रेस का सफाया हो गया था। तो ये परिस्थितियां होती है, राजनीति में घटती है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री के दावेदार हारे हैं, यकीनन हराने वाले पक्ष ने अपना कद बड़ा किया है। यकीनन उनका कद आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभर कर आया और उनकी जो वाणी थी, उनका जो कॉन्फिडेंस था, वो दाद के मुस्तहिक है। मैं बात ये कर रहा था कि सबसे बड़ा परिवर्तन, जिसका जिक्र मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी कहा था और इस बार फिर दोहरा रहा हूं, कि मायावती इसमें सबसे बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर रही। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी, या कहिए कि टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग थी, उसका एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी लिया। और ये अपने आप में कहानी बन जाएगी कि जिस तरह से काशी राम ने इस पौधे को उत्तर प्रदेश के अंदर लगाया था, दलित चिंतन को एक राजनीतिक दृष्टिकोण दिया था वो, और उसकी प्रतीकात्मक जो उत्तर प्रदेश के अंदर हीरो महिला के रूप में उभर के आई थी, वो मायावती है। उनका खात्मा अपने आप में उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग राजनीतिक स्टोरी अपने आप में बन जाएगा और ये इतिहास में लिखा जाएगा। कल क्या होता है ये फिर वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आर्थिक सुविधाएं अपनी जगह, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अपनी जगह, उनकी स्ट्रेटेजी अपनी जगह। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सबसे इत्र हटकर जो सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल मेरे को इसमें एंगल नजर आता है, वो बसपा की इनएफिशिएंसी और बसपा के जो वोटर्स हैं उनको भी हालांकि आर्थिक लाभ पहुंचा उन स्कीम्स का, लेकिन मायावती का समाजवादी पार्टी पर प्रहार करना, मायावती का कांग्रेस पर प्रहार करना और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट रवैया अपनाना, उसने कहीं ना कहीं इस एडवांटेज को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कलेक्ट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत संक्षिप्त शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया। लगातार हमारी आपकी मुलाकात
हमारे खास कार्यक्रम मंथन में होती रहेगी। ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा। बहुत धन्यवाद। बेलाल साहब ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया कि क्या उत्तर प्रदेश में और देश में मान्यवर काशीराम ने जो मिशन पंजाब से शुरू किया था, क्या उत्तर प्रदेश में उस मिशन को बहुत बड़ा झटका लगा है या वो मिशन क्या खत्म होने के रास्ते पर आ गया है? बहुत बड़ा संदेश और संकेत। और 5 राज्यों के चुनाव में जनता ने जो दिग्गजों को हराया है, तो बराबर ऐसा नहीं है किसी की एक दल के ही दिग्गज को हरा दिया। भाजपा का एक चीफ मिनिस्टर हार गया, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में हार गया, पंजाब का चीफ मिनिस्टर हार गया, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के दावेदार हार गए, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के दावेदार हार गए। तो ये जनता ने हिसाब किताब दिग्गजों के साथ मुझे लगता है इस बार कुछ ज़्यादा ही सख्ती से कर दिया। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, के न्यूज़ के दर्शकों की तरफ से, के न्यूज़ के सभी साथियों की तरफ से, कि वो एक अच्छी राजनीति करें और आम आदमी की जीवन, उनको जनता ने जनादेश दिया है, वो जीते हैं। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उन सभी को बधाई। और आम आदमी पार्टी ने एक जन सरोकारी राजनीति के जरिए पंजाब फतेह की है, पंजाब से जैसे वादे किए हैं, उम्मीद है वो खरे उतरेंगे, सभी को बधाई। और जो राजनीतिक दल और नेता चुनाव हारे हैं, उनको भी मेरी शुभकामनाएं कि जहां वो कम प्रयासों में कमी रह गई है उसको पूरा करेंगे और जनता उन्हें फिर मौका देगी, ऐसा विश्वास रखें। अब चलते चलते में बात करेंगे बुलडोजर की। चलते चलते हमारा मंथन का कार्यक्रम में एक आखिरी सेगमेंट सोपान होता है मंथन, तो मंथन में बात करेंगे चलते चलते की, और इसमें बुलडोजर है। हमने कहा था ना कि आ गए बुलडोजर बाबा, तो जब ये बुलडोजर की दीवानगी आज जैसे जैसे नतीजे आते गए, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ चढ़ता गया। तमाम बड़े नेता, कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे ने तो बुलडोजर पर डांस ही कर दिया, एक विधायक बुलडोजर पर चढ़ के आ गए। तो इससे साबित हो गया कि मंथन में हमने कहा था कि बुलडोजर सबसे बड़ा मुद्दा है। लगातार हम इस बात को कह रहे थे कि बुलडोजर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में आया है, बुल और बुलडोजर खास तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा। तो हम इन्हीं जो दृश्य हैं चुनाव के, बुलडोजर वाले दृश्य के साथ छोड़े जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 21वीं सदी का भारत आज विकास की